Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. So एग्जाम धीरे धीरे बहुत क्लोज आ रहे हैं और आई होप मैं आप सब बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ मेरे पास कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यूज़ है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक गाइड मार्केट में आ चुकी है। हर सब्जेक्ट की नहीं आई है, लेकिन आई थिंक 1 और 2 सब्जेक्ट की अब अवेलेबल है। अगर आप पता लगाओगे तो शायद आपको वो बुक मिल जाए। मैंने देखी है, आपके लिए वो बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो अगेन मैं कहना चाहूँगी, अगर आप इस बुक को भी देखेंगे तो इसमें भी पहले इंट्रोडक्शन हर टॉपिक के बारे में बताया गया है, समझाया गया है, उसके बाद क्वेश्चंस करे गए हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि बहुत से बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जंप कर रहे होंगे। मैं ये लास्ट वीडियो में भी बोल रही थी और मैं आज भी बोल रही हूँ कि डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मत करिए, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपको टफ भी लगेगा, समझ भी नहीं आएगा, आप रट्टा मारोगे। ओके। और हो सकता है एग्जाम में जब करने लगो तो कंफ्यूज हो जाओ, रॉन्ग कर दो, भूल जाओ। ठीक है। तो आप बेटर है कि पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स में जंप कीजिए। ओके। सो ये थी आपके लिए इंफॉर्मेशन, होप आपके लिए यूजफुल होगी। और अब मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। हमने अपने लास्ट वीडियो में करिकुलम के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वर्ड है सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ जो भी करिकुलम बनेगा, ठीक है, वो करिकुलम किस चीज को ध्यान में रखेगा? सब्जेक्ट। वो करिकुलम ये देखेगा कितने सब्जेक्ट है, ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट में क्या टॉपिक कवर होगा। जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, ग्रेड 1 से लेके हम शुरू हो जाते हैं, हर बच्चा हर एक सब्जेक्ट पढ़ता है स्कूल लेवल तक, ग्रेड 10 तक, है ना। हमारे इंडिया में जो सिस्टम है, उसके बाद जब हम 11th 12th में जाते हैं तो फिर हम चॉइस कर लेते हैं कॉमर्स, आर्ट, साइंस, इस तरीके के सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट सेंटर जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्कूल्स का, और बहुत से स्कूल में ये फॉलो किया जाता है। ये बहुत ही पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है। शायद हमारे मम्मी पापा, दादा दादी भी इसी ट्रेडिशनल सिस्टम से ही पढ़ते आ रहे थे आज तक। और आज भी हम स्कूल्स में जाएंगे तो हमें यही अप्रोच देखने को मिलेगा, है ना, करिकुलम का। तो करिकुलम क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या होता है? इज द वन विच in which the program is divided into various subjects. Okay, जो भी प्रोग्राम, जो भी करिकुलम बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा? सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। उस करिकुलम में सब्जेक्ट्स कवर होंगे, हर एक तरीके के सब्जेक्ट्स जो अवेलेबल हैं, ठीक है ना, फिर उसके बारे में डिटेल्स होगा। तो ये करिकुलम बनता ही सब्जेक्ट के बेस पे है। अब आइए इसका पढ़ते फीचर्स, मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस करिकुलम के। ये ओल्डेस्ट है, ये मैं बता चुकी, ये बहुत पुराना तरीका है पढ़ाने का। आज भी ट्रेडिशनल मेथड से ही स्कूल्स में, बहुत बहुत से स्कूल में ये चीज फॉलो की जा रही है, मैक्सिमम स्कूल्स में, है ना। ईच एरिया कंटेन इट्स ओन कॉन्सेप्ट। अब ओन कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? जैसे मैथ्स, ठीक है ना, जब मैथ्स से करिकुलम के अंदर जब मैथ्स से रिलेटेड कुछ बनेगा, ठीक है, प्रोग्राम बनेगा, तो ये प्रोग्राम पूरा मैथ्स से ही रिलेटेड होगा। इसको हम फिर साइंस में नहीं लगा सकते, क्योंकि मैथ्स में मान लीजिए मेंटल मैथ्स है, तो उसके लिए फिर हम प्रोग्राम बना रहे हैं, वो चीज साइंस में तो नहीं है, तो हम ये इसमें नहीं लगा सकते, है ना। तो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपना कॉन्सेप्ट और अपना कंटेंट होगा करिकुलम में, ठीक है। अब जैसे साइंस है, साइंस में हो सकता है वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स डाल दे, ठीक है ना, कुछ सब पार्ट्स डाल दे ऐसे जो प्रैक्टिकली करना करना पड़े, ठीक है ना, लेबोरेटरी में या फिर एक्सेट्रा, ठीक है, जो हम मैथ्स में नहीं करेंगे। ओके। इसीलिए ये बोला गया है कि ईच एरिया कंटेन इट्स ओन कॉन्सेप्ट, इट गिव्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, एक करिकुलम को देख के हम इजीली बता सकते हैं क्या, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या हमको पढ़ना है, फुल नॉलेज मिल जाएगी।
कौन से लेवल में, कौन से क्लास में कितना पार्ट कवर होगा। ठीक है, तो इस करिकुलम में हर एक सब्जेक्ट की डिटेल्स हमें पता चल जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस की पता चली, हिंदी की पता चली, इंग्लिश की पता चली, हर एक सब्जेक्ट की। प्रोग्रेस इज मेजर्ड बाय हाउ मच ऑफ द सब्जेक्ट पीपल हैज लर्न। इसमें ना जो प्रोग्रेस देखते हैं ना, बहुत इजी तरीका है। इसमें एग्जाम कंडक्ट कर लो, जैसे आजकल होता है ना, हर सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, एग्जाम्स होते जाके बैठ जाते हैं, मार्क्स आ गए, हाँ तो भाई हमने जज कर लिया, इसके अच्छे मार्क्स आए तो इसने बहुत पढ़ाई की थी, अच्छा स्टूडेंट है, इसके मार्क्स बुरे आए तो ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है, इसने पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है ना, तो इसमें प्रोग्रेस मेजर करना बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, और इसमें हम ये देख सकते हैं, ये जो क्वांटिटेटिव मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, इससे हमें ये पता लग सकता है कि एक पर्सन को एक सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है। मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट को मैथ्स में 99 मिले, ठीक है ना, और उसी स्टूडेंट को साइंस में 50 मिले, तो हमें मार्क्स देख के क्या पता चल रहा है कि उसकी साइंस की नॉलेज थोड़ी सी कम है, या फिर उसको साइंस उसके लिए एक वीक सब्जेक्ट है ना। तो करिकुलम इज जनरली रिजिड, ये रिजिड है, रिजिड मतलब बहुत कम चेंजेस आए हैं इसमें। ठीक है, ये बहुत ही कम चेंजेस करता है, और ये जैसा था ट्रेडिशनल तरीके से चलता जा रहा है। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं ला पाया। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। ये तो हमें हमें पता ही है कि ये करिकुलम डिपेंड करेगा, करिकुलम बन रहा है तो ये पूरा प्रोग्राम किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा सब्जेक्ट उतना लंबा करिकुलम, ठीक है ना, जितने सब्जेक्ट की डेप्थ उतना बड़ा करिकुलम, तो ये पूरी सब्जेक्ट्स पे डिपेंड है। दिस इज टीचर सेंटर, तो ये डेफिनेटली टीचर सेंटर्ड है। क्यों टीचर सेंटर्ड है? क्योंकि इसमें ज्यादातर ध्यान टीचर्स का रखा गया है। स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है, स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहता है, इस चीज पे इम्फेसाइज कम है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है, ये चीज पे इम्फेसाइज कम है। टीचर सेंटर यानी कि टीचर्स अपने अपने पार्ट पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ्स, मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो उस टीचर ने मैथ्स सब्जेक्ट ले लिया पढ़ाने के लिए। किसी टीचर का इंग्लिश पार्ट बहुत स्ट्रांग है तो उसने इंग्लिश ले लिया पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये टीचर सेंटर हुआ। टीचर के मद्देनजर से चीजें चलती है, स्टूडेंट को क्या पढ़ना है उससे मतलब नहीं है। हाँ, एक टाइम आता है जब स्टूडेंट को चॉइस मिलती है, लेकिन वो हायर क्लासेस में, अभी नहीं। ठीक है, या वो 12th में चला गया, कॉलेज पढ़ने गया, या फिर मान लीजिए आगे बढ़ के इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, या फिर एमबीए, या फिर मान लीजिए कोई और सीए, सीएस, ठीक है ना, बैंकिंग, इस तरीके से जो करना चाहता है वो उसको चूज कर सकता है। लेकिन इनिशियली जो बेसिकली स्कूल एजुकेशन होती है वो सब्जेक्ट सेंटर पे डिपेंड होती है। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम पे डिपेंड होती है। तो ये सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के कुछ फीचर्स थे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब भाई इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये बहुत ही सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक मतलब बहुत ही आराम से सिस्टमैटिक, साफ सुथरे तरीके से बनाया गया है, जिसे देखते ही किसी को समझ में आ जाए कि मुझे क्या पढ़ाना है। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बहुत ही इजीली क्लियर फॉर्म में बना होता है। ओके, सो इसके स्कोप प्री डिटरमाइंड है। स्कोप का मतलब है कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स कवर होंगे, हर एक सब्जेक्ट हर एक लेवल में कौन सी क्लास में कितने टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है ना, ये फुल इंफॉर्मेशन देता है। और इसे इस करिकुलम में स्कोप पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है। अगर इसमें कुछ चेंजेस भी आए ना, मान लीजिए ग्रेड 5 में कुछ चेंजेस आए, लेकिन टॉपिक्स फिर भी सेम रहेंगे। ठीक है ना, साइंस में जितना पढ़ना है वो पढ़ेंगे उतना ही, हो सकता है वो डिफरेंट तरीके से पढ़े, लेकिन वो पढ़ेंगे उतना ही, कवर उतना ही सिलेबस करेंगे। ठीक है ना, टॉपिक्स उतने ही पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए सीबीएसई ने, अब आप अपना ही एग्जाम समझ लीजिए, बीएड, इसका पैटर्न बदल गया। ठीक है ना, हम इस बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स देंगे, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट्स तो नहीं बदले, सब्जेक्ट्स के जो स्कोप है यानी कि चैप्टर्स हैं वो तो नहीं बदले। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें प्री डिटरमाइंड स्कोप होता है। अगर हमारा पैटर्न भी चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ, लेकिन फिर भी जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है वो सेम रहेंगे। ठीक है ना, कैन बी इजीली अंडरस्टूड। ओके, कैन बी इजीली अंडरस्टूड, दिस ये शायद मिस्टेक से लिखा गया है। कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड, दिस इज एंड। ओके, सो एंड डेवलप, इसे बनाना भी इजी होता है, समझना भी इजी होता है। ठीक है, कंडक्टिंग एग्जाम्स आर इजी, हर टीचर अपना अपना क्वेश्चन पेपर बनाएगा,
अपना अपना पेपर चेक कर लेगा और जजमेंट दे देगा कि भाई ये स्टूडेंट इतना परफॉर्म किया है मेरे सब्जेक्ट में। तो इसमें एग्जाम्स कंडक्ट करना और किसी भी स्टूडेंट को जज करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। दिस करिकुलम इज मच प्रैक्टिस्ड, ये सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। और इसमें पता है हर एक चीज इजी क्यों लगती है, क्योंकि हम इसके यूज टू हो गए हैं, ठीक है। हम इससे फॉलो करते करते हमें पहले से पता है ना, आदत हो गई है हमें इस चीजों की, तो इसलिए भी ये हमें इजी अप्रोच लगता है, ठीक है। ये इजी है या नहीं, क्रिटिकल तो है डेफिनेटली, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हमें इजी लगता है क्योंकि हम इसके यूज टू हो गए हैं, ओके। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ करिकुलम सब्जेक्ट बेस्ड, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसकी डिमेरिट्स। कुछ ना कुछ खामी तो जरूर होगी, ठीक है। सबसे बड़ी खामी ये है कि स्टूडेंट से कोई मतलब ही नहीं होता है। इस करिकुलम में स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट को क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी किंडरगार्टन में जाएंगे, ठीक है ना, किंडरगार्टन में बच्चों को खेल के क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चा खेलना चाहता है। अगर मैं एक छोटे से बच्चे को बोल दूं भाई बेंच पे बैठो बोर्ड पे देखो, तो वो शायद ही पढ़ पाए, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्टूडेंट की जरूरत को ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट की जरूरत तो ध्यान में तो रखा जाएगा लेकिन बहुत कम, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट पढ़े, हर एक चीज में एक्सपर्टाइज हो। भला ही कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को वीक हो, ठीक है ना, वो ये नहीं पढ़ना चाह रहा हो या फिर उसको वो सब्जेक्ट पसंद ना हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जो उन लोगों का स्ट्रैटेजी, जो उन लोगों के प्रोग्राम में है वो सब पढ़ना पड़ेगा। बेस्ड ऑन ओल्ड डिजाइन, सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज यही है कि ये ओल्ड डिजाइन है, ठीक है ना, बहुत पहले से फॉलो हो रहा है। इसमें क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, रट रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटीज आर लेस, हाँ आज की डेट में आपको फिर भी प्रोजेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे कुछ, लेकिन ये भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स भी करने के तरीके में बहुत अच्छा क्रिएटिव तरीका नहीं है। अगर प्रोजेक्ट्स कर भी रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा तरीका नहीं है। बहुत से बच्चे तो प्रोजेक्ट्स दिया, टॉपिक दिया, वो गए किसी से कॉपी कर लिया, कहीं से देख के लिख लिया, है ना। तो एक्टिविटी भी है तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज आप नहीं बोल सकते इसमें है, ठीक है। वैसी एक्टिविटीज, या फिर मान लीजिए डिबेट ऑर्गेनाइज किया तो वही स्टूडेंट्स बार बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटीज तो है, लेस है, और इतनी क्रिएटिव भी नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम इसका एग्जाम पैटर्न ही ऐसा कर दे कि भाई एग्जाम लिखित नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा, डिबेट होगा और उससे जज करेंगे, तो हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, हर एक की स्किल बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे तो रिटर्न होता है, बुक टेक्स्ट बुक से पढ़ाया, एग्जाम लिया, रिटर्न लिया, खत्म, ठीक है। रिजिड इन नेचर, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ही रिजिड है, इसमें चेंजेस बहुत नहीं होते हैं, ये उसी तरीके से घसीटते हुए चल रहा है, ओके। यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इज मच, ये भी मैंने अभी बताया था कि इसमें ज्यादातर टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया जाता है। पढ़ा दो, टॉपिक को पढ़ लिया, टीचर ने समझा दिया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स बना दिए, बस दैट्स ऑल, ठीक है। एग्जाम ले लिया और खत्म। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर मान लीजिए बच्चे की जो एक्स्ट्रा स्किल है वो डेवलप या निकल के नहीं आती कि भाई उस बच्चे का एक्चुअल टैलेंट क्या है, ठीक है। एनी हाउ दे ट्राई टू कंप्लीट द कोर्स, किसी भी तरीके से पढ़ा दो, खत्म कर दो, एग्जाम ले लो, ठीक है। यही उनका मोटो होता है। चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टूडेंट्स को चॉइस करने का इतना मौका नहीं दिया जाता। हाँ एक स्टेज जरूर आती है जिसमें वो अपनी चेंजेस या अपनी चॉइस करता है, ठीक है। तो वो स्टेज आने में ऑलमोस्ट उसके लाइफ के 10 to 12 years हो चुके होते हैं, यानी कि वो स्कूल ऑलरेडी पढ़ चुका होता है। अब इट डज नॉट वर्क इक्वली फॉर ऑल द स्टूडेंट, ठीक है ना, हर एक स्टूडेंट हर एक कैपेसिटी का नहीं होता। हो सकता है कोई स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में टॉप करता हो, लेकिन हर स्टूडेंट की एक सी कैपेसिटी नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट को बहुत से सब्जेक्ट हार्ड भी लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। और वो ये सोचता है कि भाई ये सब्जेक्ट हट जाए तो मेरी परसेंटेज बहुत इंप्रूव हो जाए, लेकिन ये चीज हो नहीं पाती। ग्रेड 12 में भी अगर हम देखें तो हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मैनेजमेंट, अगर मान लीजिए आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं, आप मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं, आप ऑडिटिंग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कोई बच्चा बहुत अकाउंटेंसी
उसकी वीकनेस हो, ठीक है ना। बाकी सब सब्जेक्ट वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अकाउंटेंसी की वजह से उसके फुल परसेंटेज जो है वो गिर गए। तो इसीलिए हर एक स्टूडेंट की इक्वल कैपेसिटी नहीं होती है। तो इससे क्या होता है ना, लर्नर को बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। सो लर्नर्स आर समटाइम्स ओवरबर्डन, और उससे ओवर प्रेशराइज फील होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट है। होता है ना, बच्चा ओवर प्रेशराइज हो जाता है कि भाई साइंस भी है, इंग्लिश भी है, सबने एक साथ पढ़ा दिया आज क्लास में, सबने अपना एक एक टॉपिक पढ़ा दिया, अब मुझे पढ़ना है। पढ़ाने वाले ने तो अलग अलग पढ़ा है, लेकिन पढ़ना एक ही बच्चे को पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड करिकुलम, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं फिर से बात मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपको कानपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प चाहिए तो बुक्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं, आप उससे बाय कर सकते हैं और उससे अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।